जब हमें इस चीज़ की सेंस नहीं थी, या फिर हम सीवीज रिव्यू करते हैं या फिर रिज्यूमेस वगैरह देखते हैं, तो हम इसे ना एक बड़ी वीकनेस समझते हैं कि जी एक बंदे ने अपनी जो है वो मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो स्विच की हैं, या मुख्तलिफ करियर लाइंस जो हैं वो स्विच किए हैं, और वो पहले कुछ था, फिर यार इस बंदे ने तो अपनी लाइन चेंज कर ली, इसको तो अपनी लाइन का पता ही नहीं है, सो ही इज क्लूलेस अबाउट हिज लाइफ। सो ये एक बड़ा जो है ना जो है ना वो एक क्लीशे सा निकल कर क्या आता वो है। फीमेल लेकिन फ्रेंडली मैं पॉलिसीज जो है वो इम्प्लाई की हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो माहौल का हिस्सा बनाती हैं, जो आजकल खास करके कंपनीज जो हैं वो डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन के एजेंडे पे काम करती हैं, जिसको हम छोटा करके बोलते हैं डीएनआई। लेकिन ये कि मैं ये समझती हूँ कि औरतों की अपनी जो है वो बहुत डायनामिक्स डिफरेंट हैं, और हम मर्दों से बिल्कुल जो है वो हम उनके बहुत मुख्तलिफ हैं हम मर्दों से, बेशक हम उनके बराबर हैं लेकिन हम उनसे मुख्तलिफ भी बहुत हैं। तो जहाँ तक हमने बात की कि जी एक मेल है और एक फीमेल है, और उसके दोनों के चाहे वो वर्किंग आवर्स हैं या वर्क टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कुछ है, वो उनकी नीड से जो है वो मरबूत है, मतलब कंडीशनड है। ये आजकल के दौर में एक बहुत ही बर्निंग इशू है कि आप जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इन डिफरेंसेस को पहचान कर नहीं चलती, जहाँ पर वो इन चीज़ों को अपने इंक्लूजन का हिस्सा नहीं बनाती, वो बहुत टैलेंट की नीड्स में, या फिर अपने टैलेंट की जिसे कहते हैं ना वो एक कमी रिटेंशन का में। शिकार हो जाती हैं, वो एक कमी का शिकार हो जाती हैं, ठीक है। तो आप और जो इंटरव्यूअर है वो तो मिलते ही हैं, आप जब उस कंपनी में जाते हैं आप वहाँ का माहौल देखते हैं, आप उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस समझते हैं, आप उनके रोल और बिजनेस को समझते हैं, फिर आप देखते हैं कि अच्छा फलाने ने मेरी इस जगह के लिए इंटरव्यू लिया था, तो वो ये काम करता है, उसका कंपनी में ये रोल है, फिर आप उसको समझते हैं, और फिर आप लिंक्डइन पे जो है वो रिक्वेस्ट भेज देते हैं, और आपको उससे हेलो हाय रखते हैं, या फिर आप उसके लिए लाइक्स करते हैं, फॉलो करते हैं, ये वो सब, ये एक पूरा जो है वो नेटवर्किंग का एक एक प्रोसेस है। फिर कल को कब जब जी अस्सलाम वालेकुम। अहमद साहब कैसे वा- हैं? वालेकुम अस्सलाम। हमजा भाई, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आपको हमारी गेस्ट विंडो में एक नई गेस्ट नजर आ रही है? जी बिल्कुल नजर आ रही है। मैंने अपनी ऐनक लगाई हुई है, हमारी ऐनक लगाई हुई है। यार एक तो ये मेरी आपके ऐनक नहीं ऐसे है ना, ऐनक सिर्फ असल में आपकी है, ये इसका भी मुझे कुछ करना पड़ेगा भाई। सन ग्लासेस मेरा ख्याल है उसका सोल्यूशन है। एनीवेज एनीवेज मैं अपने अपनी स्टीम गेस्ट को थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दूं। मदीहा आलम ने हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से। मदीहा एंड मी वी गो वे बैक। हमने प्रोफेशनल कैपेसिटी में काफ़ी काम किया है, और तकरीबन 10 साल पहले से मैं इनको जानता हूँ। वी हैव वर्कड इन अ क्लाइंट एजेंसी रिलेशनशिप एज वेल। और मदीहा की करियर जर्नी इज हैज़ बीन वेरी इंप्रेसिव। शी इज़ वर्कड इन मैनी मल्टीनेशनल ब्रांड्स, और उसके बारे में इनसे बात करेंगे। और हमारा आज का टॉपिक भी बेसिकली आई वांटेड कि हमारी अनक के ऊपर आज मैं किसी ऐसी पर्सनालिटी को लेके आऊँ कि जो HR रिलेटेड या रिक्रूटमेंट रिलेटेड, हायरिंग रिलेटेड, ओवरऑल जॉब मार्केट रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में, उसके ऊपर हम रोशनी डाल सकें। एंड शी बीइंग अ वुमन हरसेल्फ, वो जो एंगल है रिगार्डिंग द चैलेंजेस वुमेन फेस, उस पर भी एक फर्स्ट हैंड हम थोड़ा सा नॉलेज लें, अपनी ऑडियंस को बताएं, थोड़ा सा हालात के ऊपर एक रियलिस्टिक एंगल से रोशनी डालें। सो मदीहा, ओवर टू यू। पहले अस्सलाम वालेकुम हमजा, अस्सलाम वालेकुम अहमद, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने जो है वो इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनने के लिए मुझे इनवाइट किया, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। क्या कहते हैं, ये टॉपिक जो है वो बड़ा दिल से करीब है मेरे, बिकॉज एक HR प्रोफेशनल होने की हैसियत से भी और एक फीमेल होने की हैसियत से भी आई वुड कीनली यू नो जो है वो वुड लव टू टॉक टॉक अबाउट सच थिंग्स, कि पाकिस्तान में जो है वो एज अ फीमेल और एज एन HR प्रोफेशनल हमारी जर्नी जो है वो कैसी रहती है। सो लुकिंग फॉरवर्ड। चले जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। वेलकम टू द शो। एंड हमारी जो ये प्लेटफॉर्म है, इसका बेसिक मकसद ही ये है कि हम कैंडिड रिस्पांस तो हो ही हो, एक अप्रोच हो, लेकिन रियलिटी बेस्ड हो, जिसमें रियलिटी चेक हो। तो डेफिनेटली लास्ट 2 एपिसोड जो हमने की, उसमें इकरा और अंबर ने हमें ज्वाइन किया, जिन्होंने इस चीज़ के बारे में, दोनों वर्किंग प्रोफेशनल्स ने
हमें ये बताया कि देयर आर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन ग्लोबली एज वेल एज लोकली इन पाकिस्तान एज वेल, और उसकी वजह से ना सिर्फ खवातीन को बल्कि ये तो एक कॉमन सिनेरियो है कि सबको ये चैलेंजेस फेस करने का एक फेज आता है जॉब हंट से लेके जॉब ट्रांजिशंस के अंदर, और ये बहुत बड़ी वजह बनती है लोगों की पाकिस्तान को छोड़ने की। तो हमने सोचा कि आज हम जो है वो एक ऐसे गेस्ट को बुलाते हैं जो कि इस चीज पे भी रोशनी देंगे कि भाई व्हाट व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस वुमेन आर फेसिंग, और इस चीज पे भी थोड़ा सा बताएंगे कि क्या पाकिस्तान की इस वक्त जॉब मार्केट के क्या हालात हैं और लोग क्यों छोड़कर जा रहे हैं। अक्सर औकात लोग कहते हैं यार वहां पे अच्छी नौकरी मिल नहीं रही थी तो हमने सोचा बाहर चले जाए, और हम यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि बाहर कोई यहाँ पे सोने के पेड़ नहीं लगे हुए, यहाँ पे भी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अगर बिल्कुल। स्ट्रगल दोनों जगह पे ही है तो फिर वाई व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग, एंड दैट इज द रियलिटी चेक पॉडकास्ट दैट वी हैव ओवर हियर, माई सेल्फ एंड हमजा, कि भाई मेक योर डिसीजंस वाइजली, एंड टू गिव यू दैट विजडम एंड नॉलेज वी इनवाइट गेस्ट लाइक एक्सपर्ट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट लाइक मदीहा आलम। यस। तो हमजा भाई शुरू करें, आप अपना पहला क्वेश्चन पुट आउट करें और मैं फॉलो अप क्वेश्चन से जो है वो इस कन्वर्सेशन को आगे लेके चलूंगा। जी हमजा भाई। जी। जी बेहतर। मदिया, मेरा जो क्वेश्चन है, आप इसको यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ क्वेश्चन एज वेल, लेकिन क्योंकि यू हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन हमारी एंड, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का एक थोड़ा सा फोरग्राउंड के तौर पे अपनी करियर जर्नी को थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएं कि व्हाट आई वाज हाईलाइटिंग इन योर इंट्रोडक्शन एज वेल, कि जिस तरह आपने मार्केटिंग और मार्केटिंग सर्विसेज या मार्केटिंग ऑपरेशंस में भी आपने काम किया, उसके बाद so what actually made you take that career progression from marketing और commercial side to actually going into HR, और उसमें फिर HR के अंदर भी आपने किन किन सब्जेक्ट्स को या किन किन एरियाज को बेसिकली आपने ओवरसी किया या फिर आपने मैनेज किया, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं और फिर हम अपने क्वेश्चंस जो है उसके मुताबिक जो है वो शुरू करेंगे। जी हमजा, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये वाकई मेरे करियर में बड़ा जो है वो ट्विस्ट है कि मैंने करियर का स्टार्ट जो है वो कहाँ से किया। और अच्छी बात ये है कि मेरा जो करियर है वो ओवरऑल ही बहुत डाइवर्सिफाइड रहा है। और यूजुअली एचआर प्रोफेशनल होने की हैसियत से जब हमें इस चीज़ की सेंस नहीं थी, या फिर हम सीवीज रिव्यू करते हैं या फिर रिज्यूमेस वगैरह देखते हैं, तो हम इसे ना एक बड़ी वीकनेस समझते हैं कि जी एक बंदे ने अपनी जो है वो मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो स्विच की हैं, या मुख्तलिफ करियर लाइंस जो हैं वो स्विच किए हैं, और वो पहले कुछ था, फिर यार इस बंदे ने तो अपनी लाइन चेंज कर ली, इसको तो अपनी लाइन का पता ही नहीं है, सो ही इज क्लूलेस अबाउट हिज लाइफ। सो ये एक बड़ा जो है ना वो एक क्लीशे सा निकल कर आता है। लेकिन मैं इसे पर्सनली अपनी जो है वो एक स्ट्रेंथ समझती हूँ कि मैंने जो है अपने करियर का स्टार्ट जो है वो बैंकर के तौर पे किया, एंड आई वाज वर्किंग विद अ मल्टीनेशनल बैंक, जहाँ पर मैं कंज्यूमर बैंकिंग रिलेशनशिप जो है वो बेचा करती थी। सो बिल्कुल, सो मैंने जो है वो प्रोडक्ट सेलिंग से स्टार्ट किया। आई वाज लुकिंग आफ्टर normal deposits, insurance, credit cards, or whatnot. So looking after bank operations and services was my career journey. 3 साल जो है वो बैंकिंग सर्व करने के बाद मैंने जो है वो आई गॉट अ चांस टू कंटिन्यू मतलब माय स्टडीज, मैंने अपनी पढ़ाई रिज्यूम की, और साथ साथ जो है वो एक एफएमसीजी कंपनी में जो है वो मुझे जो है वो मतलब काम करने का मौका मिला, जहां से फिर मैंने जो है वो अपने करियर को आगे लेके चली। सो एक दफा ये बात होती है कि आप जो करना चाहते हैं आप फौरन ही उसी लाइन पे लग जाते हैं। बाद दफा जिंदगी ऐसी भी होती है कि आपको जो ऑप्शन मिलती है आप बस उसी के फ्लो पे चले चले जाते हैं। सो मेरे साथ ये दोनों मामलात हुए व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रोफेशनल करियर एज इन कॉर्पोरेट सेक्टर। तो मुझे जो है वो ऑप्शन ये मिली कि यार कंपनी अच्छी है और माहौल अच्छा है, सो जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मैं उसमें जो है ना वो जंप इन कर जाऊं। सो खुदा का करना ये हुआ कि वो अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में बहुत बेहतर साबित हुई। आई गॉट टू वर्क विद मल्टीपल ब्रांड्स, विद मल्टीपल एजेंसीज, विद मल्टीपल ब्रांड इक्विटी प्रोजेक्ट्स। तो वो मुझे उससे मेरा जो बिजनेस एक्यूमेन है वो बहुत अच्छा हुआ। आई यूज टू डू रिपोर्टिंग, और हमारे जो है वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में रिपोर्टिंग होती थी, और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में हम जो है जैसे कि आप भी जानते हैं हमने काम किया, तो वो साथ साथ चलता रहा। तो उससे जो मेरा एज एच प्रोफेशनल बिजनेस एक्यूमेंट का अच्छा होना, शार्प होना बहुत जरूरी है कि आपको बिजनेस की सेंस भी हो। तो यही चीज जो है वो आजकल के लिए भी
मतलब आप उस पर्सपेक्टिव में इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं कि कोई भी एचआर प्रोफेशनल तब तक अच्छा एक एचआर प्रोफेशनल नहीं बन सकता जब तक कि उसका बिजनेस एक्यूमेंट जो है वो अच्छा ना हो, कि वो बिजनेस पार्टनर नहीं बन सकता। आज आप तो देखते होंगे कोई एचआर मैनेजर की जगह हम कहते हैं कि एचआर बिजनेस पार्टनर, तो वो बिजनेस पार्टनर तभी बन पाता है जब उसको बिजनेस की सेंस हो, उसका एक्यूमेंट अच्छा हो, उसको बिजनेस के अप्स एंड डाउन, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स और बिजनेस के इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स और सब मैनेजमेंट के एक पूरे लाइफ साइकिल का, एक पूरे सर्कल का पता हो। मुझे जो है वो ये चांस मिला उस एफएमसीजी कंपनी में काम करके। मैंने तकरीबन तक 6 साल तक वो काम किया और उसके बाद मुझे लगता था कि मैंने चूंकि पढ़ाई जो है वो अपनी एचआर में मुकम्मल की, तो मेरा एप्टीट्यूड जो है वो मुझे शिफ्ट होता हुआ महसूस हो रहा था कि मैं लॉन्ग टर्म में जो है वो एचआर को ही अपना करियर समझती थी। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, लक ने जो है वो साथ दिया और फिर मैंने उसी ही कंपनी में अपने आप को जो है वो एक एचआर करियर पे जो है वो ट्रैक पे डाला। सिंस देन आई वाज पार्ट ऑफ एचआर। और जहाँ तक सवाल है कि मैंने क्या क्या एरियाज देखे एचआर में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है वो एचआर के जितने भी फंक्शंस हैं उनका फ्लेवर जो है वो मैं मतलब देख चुकी हूँ, चख चुकी हूँ। लेकिन मेरे कुछ अपने पर्सनल जो हैं वो मेरे फेवरेट्स हैं एचआर के फंक्शंस में। जैसे मैं कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन पे बहुत अच्छा मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये दो डिपार्टमेंट जो है मेरे दिल से ज़्यादा करीब हैं। इसके अलावा जो है वो टैलेंट एक्विजिशन हो या फिर आपकी टैलेंट मैनेजमेंट की तमाम एक्टिविटीज़ हों, आपकी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स हों, ये तमाम जो है वो काम बड़े जो है वो करीब से देखे। एचआर कम्युनिकेशन, एचआर जो है वो सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो, और फिर एचआर एनालिटिक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने काम में करने का मौका मिला। ये सारी चीज़ें क्लब होकर ही आपको जो है ना एक अच्छा एचआर प्रोफेशनल बनाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम चीज़ों को जो है वो करके ही आज इस मोड पे पहुंचे हैं। या जी, बहुत शुक्रिया मदिया, आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया। और इस जर्नी को सुनने के बाद मैं वो तमाम स्टैंड अप कॉमेडियंस को शाउट आउट देना चाहूंगा कि भाई, जो आप लोग कहते हो ना एचआर क्या करता है, वो आप इनकी बात सुने और आपको पता लगेगा कि एचआर बहुत कुछ करता है और बिल्कुल। बड़ा इंटरगल पार्ट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। क्योंकि मैं बड़ा कोर बिलीवर हूँ कि चीजों से या लोकेशन, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, इन सब चीजों से कंपनी नहीं चलती, कंपनी लोगों से चलती है। और लोगों बिल्कुल। को समझना एंड वो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, जो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, उसको एक्वायर करना, उसको मेंटेन करना और उसको जो है वो ग्रो करवाना। क्योंकि आज का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि लोग 2 साल से ज्यादा काम, 2 साल भी बहुत ज्यादा हो गया, कहीं पे काम ही नहीं करते। लेकिन मदिया, आपकी कन्वर्सेशन सुनने के बाद मेरे एक दो कुछ क्वेश्चन है फॉलो अप, और उस पर आप जरूर नजर डालिएगा। कि आपने बताया कि आपने एचआर में पढ़ाई की और उसके बाद आपने बैंकिंग सेक्टर से अपना आगाज किया और फिर यू मूव टू एन एफएमसीजी ब्रांड, और उसके बाद एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आप एचआर में गई। इस कैरियर जर्नी की जो बेस मुझे समझ में आई है, उसमें आपने बोला कि कंपनी अच्छी थी, माहौल, अपॉर्चुनिटी अच्छी थी, जिसका मतलब है पैसे अच्छे थे, मोर और लेस, ठीक है। और दूसरा आपने कहा माहौल अच्छा था। ये जो चैलेंज है, ये बहुत सारी खवातीन से जब हम भी बात करते हैं, वो हमेशा इस चीज को हाईलाइट करती हैं कि कंपनी अच्छी है और माहौल भी अच्छा है। तो फिर मैंने कहा, मुझे लगता है कि ये एक रिस्ट्रिक्शन है कि यार आप वो काम करना चाहते भी हो कि नहीं करना चाहते। आप, हो सकता है मार्केटिंग नहीं करना चाहते थे, आप एचआर ही करना चाहते थे, लेकिन आपने बैंक में जो अपनी स्टार्ट किया वो इसलिए किया कि आपको लोगों ने कहा कि उधर कर लो, उधर माहौल अच्छा है। ये कितना बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान के अंदर एक खवातीन को काम करने के लिए, कि माहौल अच्छा होना जरूरी है, अदरवाइज अपना पैशन फॉलो नहीं कर पाएंगे, अपनी एजुकेशन की स्पेशलाइजेशन में आगे मूव नहीं कर पाएंगे। प्लीज बताइएगा मदिया।
अहमद, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस टू सम लाइट, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्टर है। चाहे किसी भी फील्ड की जो है वो फीमेल हो, चाहे वो एचआर प्रोफेशनल हो, फाइनेंस प्रोफेशनल हो, मार्केटिंग प्रोफेशनल हो, जो कंपनी के माहौल से मेरी मुराद है कि वो कितना फीमेल इंक्लूसिव है। मतलब कितनी, मतलब फीमेल वहां पर आकर कितना जो है वो सेफ महसूस करती है, वहां पे कितना इंक्लूसिव महसूस करती है, उस जैसी और कितनी औरतें वहां पे काम कर रही हैं, और क्या वो सारी औरतें जो है वो किस लेवल की जो है वो पोजीशंस पे काम कर रही हैं। कम से कम ये वो पॉइंट्स हैं या सवाल हैं जो मैं किसी भी कंपनी में को जब रिव्यू करूं कि जी मुझे ख्वाहिश है कि मैं उस कंपनी का हिस्सा बनूं, तो मैं उस इन तमाम चीज़ों को ज़रूर जो है वो नज़र में रखती हूँ कि डाइवर्सिटी पे वहाँ पे क्या होता है, वहाँ की मैनेजमेंट जो है वो किस तरह सोचती है, क्या वो खवातीन के लिए जो है वो फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स का इरादा रखती है या पॉलिसी है, क्या वो फीमेल फ्रेंडली पॉलिसीज जो है वो इम्प्लाई किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो माहौल का हिस्सा बनाती हैं, जो आजकल खास करके कंपनीज जो हैं वो डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन के एजेंडे पे काम करती हैं, जिसको हम छोटा करके बोलते हैं डीएनआई। सो डीईआई जो है वो बहुत ही अब स्पेशल एजेंडा बन चुका है, खासकर उन ऑर्गेनाइजेशंस का जो कि बहुत प्रोग्रेसिव हैं, जो कि मल्टीनेशनल हैं, जो कि अपने आप को एक अच्छे विजन के साथ ले जो है ना वो, चाहे वो लोकल हैं या फिर एमएनसी हैं, आगे लेके चलना चाहती हैं। सो मैंने ऐसे माहौल अच्छा है, इट डज नॉट ओनली मीन कि सिर्फ बर्थडेज हो रही हैं या फिर मतलब टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज हो रही हैं, तो मतलब पार्टी सीन है तो हम उसको माहौल कहेंगे। औरतों के लिए या खवातीन के लिए माहौल मतलब जो है वो सेफ्टी है, प्रोटेक्शन है, जॉब स्टेबिलिटी है, करियर ग्रोथ है, और ये सारी चीजें जो है ना, और डाइवर्सिटी है और इंक्लूजन है, ये सारी चीजें जो है ना वो माहौल का हिस्सा होती हैं, और दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, एलिमेंट्स टू कंसिडर फॉर फीमेल्स, वेदर इट्स अ लोकल मार्केट और अ मल्टीनेशनल मार्केट। मदीहा, जी ये बिल्कुल। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपने क्लैरिफाई किया, और मेरा ख्याल है अहमद का सवाल जो था वो तो आंसर हो ही गया है। एक आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बीच में बात की। अब ये अहमद, ये जो चीज़ है ना, ये पर्सनली having worked with obviously with females in companies having females of different proportions of course, लेकिन एक चीज़ मेरे माइंड में बहुत आती थी कि जाहिर बात है हम ग्लोबल वर्चूज़ को या ग्लोबली एक्सेप्टेड वर्चूज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, और उन्हें वही चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में जाके ट्रांसलेट हो रही होती हैं। सो इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत रिफ्रेशिंग मुझे लगा था। मैंने आई थिंक 3 या 4 years अगो मैंने एक यूनिलीवर की कैंपेन देखी थी। उसमें फर्स्ट टाइम एवर इक्विटी के कॉन्सेप्ट को उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि प्रमोट करना शुरू किया था। और जबकि मुझे ये चीज़ पर्सनली एज अ पर्सन, मुझे ये चीज़ शुरू से बड़ी ज़्यादा इंक्लूसिव, ज़्यादा एक्सेप्टेबल लगती थी। इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखें, इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, एंड विदाउट एक्चुअली मेकिंग द डिबेट वेरी लॉन्ग, और क्योंकि इट एक्चुअली डिजर्व्स अ लॉन्गर डिबेट एंड अ लॉन्गर सेशन में भी, लेकिन इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी, अब आपने भी जिक्र किया कि इक्विटी को प्रैक्टिस करना जो है वो आसान है। इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि अपने सुनने वालों के लिए कि फॉर एग्जांपल, एक देयर इज अ मदर हु इज वर्किंग ऑन अ स्पेसिफिक रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड शी हैज किड्स एज वेल। उसके बरक्स एक मेल है जिसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। सो इक्वालिटी का तकाजा तो दोनों के लिए यही है कि जो एक्सपेक्टेशन टाइमिंग की, जो एक्सपेक्टेशन बीइंग अवेलेबल इन पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो दोनों से सेम होगी। लेकिन इक्विटी ये कहती है कि वी नीड टू गिव सम स्लैक, वी नीड टू कट सम स्लैक टू द फीमेल हेयर। सो ये इक्विटी, मेरे हिसाब से ये इक्विटी अलाउ करती है, इक्वालिटी नहीं करती। ठीक है। सो इसको किस हद तक पाकिस्तान में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है, और मल्टीनेशनल फॉर एग्जांपल, और किस तरह से देखा जा रहा है इन वैल्यूज को कि हम फर्दर फॉस्टर करें ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। वेल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमजा, और समझने के लिए जो है वो ज़रूरी ये भी है कि हम पहले समझें कि इक्वालिटी जो है वो जो इस डीएनआई का या मैंने बात की, या फिर जो हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, वो हम किन मतलब ऑब्वियसली फिर ये विमेन मार्च वाला सेशन ना हो जाए कि जिसमें हम सिर्फ औरतों के हकूक की यस। बात कर रहे हो, जो कि मैं हरगिज नहीं चाहती। लेकिन ये कि मैं ये समझती हूँ कि औरतों की अपनी जो है वो बहुत डायनामिक्स डिफरेंट हैं, और हम मर्दों से बिल्कुल जो है वो हम उनके
बहुत मुख्तलिफ हैं हम मर्दों से। बेशक हम उनके बराबर हैं लेकिन हम उनसे मुख्तलिफ भी बहुत हैं। तो जहाँ तक हमने बात की कि जी एक मेल है और एक फीमेल है और उसके दोनों के चाहे वो वर्किंग आवर्स हैं या वर्क टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कुछ है, वो उनकी नीड से जो है वो मरबूत है, मतलब कंडीशनड है। सो जो है वो एक जहाँ तक काम की बात है, मेरा ख्याल है कोई भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको सिर्फ इस हद तक जो है वो अपने एम्प्लॉयज से जो है ना वो काम की एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिकली देखना चाहिए कि वो उस काम को पूरा करे। और इक्वालिटी और इक्विटी की जहाँ तक बात आती है, मेरा ख्याल है कि फीमेल्स आर टोटली डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर डायनामिक्स, इन टर्म्स ऑफ देयर नीड्स, इन टर्म्स ऑफ देयर बायोग्राफी। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो मतलब ऑर्गेनाइजेशंस को मद्देनज़र रखना चाहिए, बिकॉज ये आजकल के दौर में एक बहुत ही बर्निंग इशू है कि आप जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इन डिफरेंसेस को पहचान कर नहीं चलती, जहां पर वो इन चीज़ों को अपने इंक्लूजन का हिस्सा नहीं बनाती, वो बहुत टैलेंट की नीड्स में या फिर अपने टैलेंट की जैसे कहते हैं ना वो एक कमी रिटेंशन का में। शिकार हो जाती हैं। वो एक कमी का शिकार हो जाती हैं, ठीक है। और वो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाती, ठीक है। फिर वो कई मतलब एक अच्छे टैलेंट के लिए वो सिर्फ एक पार्किंग लॉट बन जाती हैं, जहां पर वो कुछ देर के लिए आते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं और चले जाते हैं। जिन कंपनीज की साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला, जो आप भी जानते हैं, वो सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि लॉन्ग टर्म सोचते हुए अपने फीमेल एम्प्लॉयज के लिए या फिर वर्किंग मदर्स के लिए ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाना जो कि उनकी नीड्स को जो है वो एड्रेस करे, चाहे वो वर्किंग आवर्स से रिलेटेड हैं, चाहे वो चाइल्ड केयर से रिलेटेड हैं, चाहे वो फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड हैं। तो वो सिर्फ फीमेल्स को ही नहीं बल्कि मर्दों को भी उतनी ही जो है वो प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि फर्ज करें बिल्कुल। एक डे केयर है जहां पर एक कंपनी है, उसने अपने एम्प्लॉयज के लिए डे केयर बनाया है। वो डे केयर जो है वो सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज को ही जो है वो फैसिलिटेट नहीं करता था, बल्कि मेल एम्प्लॉयज को, जो फादर थे, उनको भी फैसिलिटेट करता था, जिसमें फादर जो कि जिसके घर में एक ऐसी बीवी है जो कि वो भी काम करती है और वो खुद भी काम पे आता है, तो वो अपने बच्चे को डे केयर में लेकर आता था। इट्स नॉट लाइक कि वो चूंकि फादर है तो वो अपने बच्चे को डे केयर नहीं लेकर आ सकता। सो इंक्लूसिविटी का मतलब ये होता है कि हम सिर्फ इक्वेशन ना पैदा करें बल्कि इंक्लूजन भी पैदा करें, जहां पर मेल और फीमेल दोनों को जो है वो उनकी नीड्स के मुताबिक जो है वो काम करने के लिए फैसिलिटेशन जी। मिले, सपोर्ट मिले। जी। ये जो सारी कन्वर्सेशन आप लोग दोनों के बीच में इस वक्त हुई, डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी एंड इंक्लूजन, ये यहाँ कनाडा में बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पे दो जेंडर्स नहीं है, यहाँ पे एक रेंज ऑफ जेंडर्स है। तो उनके साथ उनके यस। अपने चैलेंजेस आते हैं। जब आप कोई नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो डे वन जो वेलकम डे होता है, ओरिएंटेशन होती है, उसके अंदर पहली स्लाइड जो है वो कंपनी इंट्रोडक्शन के बाद DE&I की होती है, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इक्वालिटी एंड इंक्लूजन, ठीक है ना। और क्योंकि एक बहुत ग्लोबल सेटअप है, दुबई भी जिस तरह है, तो यहाँ पे तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा डिफरेंट दुनिया के मार्केट से लोग आके काम कर रहे थे। तो हम इसको थोड़ा डिस्कशन को चैलेंजेस की तरफ दोबारा मूव करते हैं। और जो अच्छा लगा सुन के कि पाकिस्तान में कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिनसे मदीहा का ताल्लुक रहा, वो इन सब चीजों को एग्जीक्यूट करती हैं। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ यही है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, मुझे ऐसा लगता है, ज्यादा नहीं। क्योंकि ना मेरे कुछ सोशल सर्कल के अंदर खवातीन है, उन्होंने 2 to 4 years पाकिस्तान में काम किया, ठीक है, या 2 years मिनिमम या 4 years। उसके बाद दे मूव अब्रॉड, कोई दुबई चले गए, कोई मलेशिया भी चले गए, कुछ सिंगापुर चले गए। और जब ये लोग बाहर गए, ये खवातीन जो मेरी दोस्त हैं, ये बाहर गई, तो इनकी कैरियर ग्रोथ में स्काई रॉकेटेड कहते हैं ना, इन्होंने ग्रो किया। विद इन 1 year 2 years जॉब शिफ्ट हो रहे हैं, इनकम बढ़ रही है, बिकॉज उनको इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना। तो मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त कॉरपोरेट वर्ल्ड जिसे हम कह लें, या जो पूरी एक इंडस्ट्री है, उसके अंदर क्या डायनामिक्स है, कितनी परसेंट ऑर्गेनाइजेशंस अडेप्ट कर चुकी हैं, अंडरस्टैंडिंग है, और उसकी वजह से क्या चैलेंजेस हैं जो खवातीन को आ रहा है, और उसका हल क्या है। अब सारे तो नहीं ना XYZ में काम कर सकते, ठीक है, और सारे थोड़ी ना ऊपर वाली यूनिवर्सिटीज पढ़े हैं। वो एक अगला सवाल है कि भाई
वहां पे क्या होता है। लेकिन ये क्वेश्चन इस वक्त ये है कि हाउ इज द इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, और क्या उस वजह से ही खवातीन इंक्लूडिंग कि वो जाना चाहती हैं बाहर, और ऐसा क्या होता है बाहर जाके कि ग्रोथ के चार्ट्स आसमानों पे चले जाते हैं और पाकिस्तान में नहीं जा रहे होते। पाकिस्तान में स्ट्रगल हो रहा होता है खवातीन का, उन्हें कोई सीरियस नहीं ले रहा होता उनको। जो है वो हम लोग अपने गोटा कनारी वाले प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे होते हैं जिसमें थोड़ी, मतलब मुझे वो चीज इतनी बुरी लगती है कि वो कहते हैं लेट्स हैव अ वुमन टच ऑन इट। इसका क्या मतलब है भाई? ये स्लाइड के अंदर लिटरली वो, इसका क्या मतलब है वुमन टच ऑन अ स्लाइड? स्लाइड स्लाइड होती है भाई, ये क्या बात कर दी आपने? तो ये थोड़ा सा इस पे वजाहत करें और क्लियर चैलेंजेस बताएं, और उनसे कैसा हल जो है, जो आपको सुने हमारी खवातीन ऑडियंस, वो वो उनको कुछ सोल्यूशन मिले कि हाँ यार, पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना, तो पाकिस्तान में रह के भी हम इन चीजों को कर सकते हैं। को है जी बदिया। वेल हमजा, ये जो चैलेंज आपने, बल्कि अहमद, ये चैलेंजेस जो आपने जो है वो जो शेयर किए हैं, ये बहुत ही जेन्युइन किस्म के चैलेंजेस हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो कि हमने बात की है कि लोकल मार्केट में और जो मल्टीनेशनल सेक्टर है उसमें ये बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस के साथ मौजूद हैं। और ज़्यादातर कंपनीज पाकिस्तान में जो है वो लोकली ऑपरेट करती हैं, जहाँ पर हम ये यूजुअली उर्फ आम में कहते हैं सेठ कंपनीज हैं, जो मतलब रन एंड गवर्न बाय सेठ सिस्टम, या फिर एक ब्यूरोक्रेटिक जहाँ पर निज़ाम है वहाँ पर कुछ आप यकीन करें कि तसव्वुर भी नहीं है कि ये डीएनआई कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये किस लिए होता है, और वो सब कुछ। अ, बहुत ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो सिर्फ अपने आप को उस रेस में डालने के लिए इन प्रोजेक्ट्स पे काम तो शुरू कर देती हैं, इन कॉन्सेप्ट्स पे काम तो शुरू कर देती हैं, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आती। अ, सिर्फ इसलिए कि जी उनका नाम भी उन कंपनीज के साथ लिए जाने लगे जो कि टॉप एम्प्लॉयर्स हैं, या फिर जो मतलब प्रोग्रेसिव हैं, और जो अपने आप को जैसे कहते हैं ना कोई अवार्ड विन कराने के लिए, या फिर अच्छी कंपनीज के साथ नाम जिनका लिया जाए वो इस तरह से। खैर, बात ये है कि ये बहुत जेन्युइन चैलेंजेस हैं। हम आज भी जो है वो ऐसे मतलब मुल्क में हैं जहाँ पर फीमेल्स को जो है वो हायर करते वक्त जो है वो उनकी मैरिटल लाइफ जो है वो डिस्कस की जाती है, उनके शोहरों का बायोग्राफी डिस्कस की जाती है, जहाँ पर उनके जो है वो फैमिली प्लानिंग डिस्कस की जाती है। मैं खुद जो है वो एक ऐसे जो है ना वो फेस में का शिकार रही हूँ जहाँ पर आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, माई सेकेंड डॉटर। जब जो है वो मुझे जो है वो ये कहा गया कि वी कैन नॉट हायर यू बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग। मुझे फिर एक ऐसी भी एम्प्लॉयर का सामना जो है वो करना पड़ा जहां पर एक फीमेल बॉस ने ही जो है वो मुझे ये कहा कि जी हाउ कैन यू डू दैट टू योर सेल्फ, यू जस्ट ज्वाइन दिस कंपनी, और क्या कहते हैं, तुम तो इस रेस में जहाँ पर सारे HRBPs हैं, जहाँ पे सारे मतलब तुमसे सीनियर लोग हैं, तुम तो इस रेस में बहुत पीछे रह जाओगी जब तुम मैटरनिटी से वापस आओगी, तुमने तो अभी ज्वाइन किया है। सो ये वो सारे लोग हैं जो कि जब 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन होता है तो कंपनी के बिहाफ पे बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, पोस्ट्स लगाते हैं और बहुत ही डिबेट्स करते हैं, और उनके नाम के पोस्ट छपते हैं सारे सोशल मीडिया पे, वो रक्स करती हैं वो तस्वीरें और वो पोस्ट। लेकिन जब अपने एक्चुअल एम्प्लॉयज के साथ जो है वो बात करने का या उनको फैसिलिटेट करने का मौका मिलता है तो आपको इन इन ग्राउंड्स पे जो है वो आप डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। ये हम आज भी इस 21वीं सदी के इस 2025 के या 24 के हम बात कर रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान में आज भी। फिर दूसरी बात जो हम देखते हैं कि जब खवातीन को हायर करने की बात आती है तो आज भी हमारे जो जहनों में जो माइंडसेट है, वो हम रोल कैसा ही हो, हम चाहते हैं जी खूबसूरत लड़की आनी चाहिए इस रोल के ऊपर। उसके लुक्स को जो है वो ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, उसकी ड्रेसिंग को जो है वो देखा जाता है, उसके स्टाइल और उसके अपने आप को जो है ना प्रेजेंट करने के तरीके को देखा जाता है कि वो बजाय कि वो उसका स्किल सेट क्या है, या फिर उसका एक्सपीरियंस क्या है, या फिर वो इसका पोटेंशियल क्या है, इन चीज़ों से कतई नज़र हट के सिर्फ ऐसी जो है वो जैसे कहना चाहिए ना जॉब स्पेसिफिकेशन HR के लोगों को दी जाती है जी कि वो खूबसूरत जो है ना वो बंदा जो है ना वो काम करने के लिए आए। तो अब जो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ये एक नहीं कई प्लेटफॉर्म्स पे आपको जो है वो ये चैलेंज के तौर पे नजर आएगा कि जी HR प्रोफेशनल होने की हैसियत से हम जो है वो ऐसी जो है ना वो कबाहतों का जो है ना वो शिकार होते हैं कि जी
लुक्स को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। फिर कंपनीज आज भी जो है ना, वो चाहे मैनेजमेंट वर्कर्स हों या नॉन मैनेजमेंट वर्कर्स हों, जब एंटी हरासमेंट पॉलिसी की जो है वो जब बात आती है कि एम्प्लॉयज जो है वो किस किस्म के जो है ना वर्क प्लेस हरासमेंट का शिकार होते हैं, तो हमारे पास जो है वो कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म जो है वो इन प्लेस नहीं होता। फिर हमारा रिपोर्टिंग मैकेनिज्म जो है वो इतना वीक होता है, जहाँ पर एक जिसे कहते हैं ऊंची पोजीशन पे बैठा होने वाला बंदा, वो अगर एक जूनियर पोजीशन या मिड सीनियर पोजीशन की किसी फीमेल ने जो है वो उसके खिलाफ रिपोर्ट किया है, तो वेटेज जो है वो उसी बंदे को दी जाती है जो कि कंपनी में तकरीबन 20-25 साल से है, और वो चूंकि अपनी क्रेडिबिलिटी रखता है, तो जो वो हरासमेंट का जो कोई भी उसके खिलाफ जो है वो आवाज नहीं उठा सकता। तो जो है वो आज भी जो है ना ऐसे मुद्दे जो हैं वो खामोश करा दिए जाते हैं जब हमारे इस तरह के जो है ना वो वाकयात होते हैं। सो दीज आर द वेरी, जिसे कहते हैं ना, रियल लाइफ सिनेरियोज जो पाकिस्तान में है। फिर इसके अलावा जो हमारा लोकल सेक्टर है पाकिस्तान में कंपनीज का, वो तसव्वुर भी नहीं करते इन चीज़ों को ख्याल या खातिर में लाने का, कि जो काम पर आने वाली औरत है वो, उनमें एम्पैथी फैक्टर जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। ठीक है, जिसमें जब आप भी कहते हैं कि वो अपने बच्चे छोड़कर आती है, या फिर वो अपना एक छोटा बच्चा जो है वो इस स्टेज का छोड़कर आती है जिसको मदर नीड्स जो है वो जिसकी बहुत ज़्यादा हैं, तो वो उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती। वो सिर्फ, या फिर वो बीमार बच्चा छोड़कर आई है, या फिर वो खुद जो है वो अपने बच्चों के लिए किस तरह कमिटेड है। बहुत कम जो है वो मैंने लोग देखे हैं जो कि इस हवाले से कंसिडरेशन का मतलब एहसास रखते हैं, जो सपोर्ट करते हैं फीमेल्स को, जो कि उनके लिए जो एम्पैथी का फैक्टर रखते हैं। बहुत बहुत कम जो है वो ऐसी कंपनीज हैं जो कि इस हवाले से जो है वो एक्टिवली काम करती हैं, या खाली ज्यादातर मुझे लोग वो नजर आते हैं जो कि बात तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आता है, जब साइन करने का वक्त आता है, जब उसको अप्रूव करने का वक्त आता है, तो फिर उनकी सारी तकरीरें धरी की धरी रह जाती हैं, और फिर पॉलिसीज जो हैं वो खामोश हो जाती हैं। तो ये चीजें जो है ना वो बहुत जो है ना वो आज भी जिंदा है। तो ये चीजें, इन चीजों पे काम होना जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये रियल लाइफ चैलेंजेस हैं जिनको मैं जो है वो चाहती हूँ कि हमारे माशरे में जो है वो एड्रेस हों, खास करके हमारी जो लोकल मार्केट है उसमें। जी मदिहा, आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो है वो ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत कोर एंड रियलिटी बेस्ड चैलेंजेस के बारे में सबको बताया। और थोड़ा सा मैं डाउन भी फील कर रहा हूँ सुनने के बाद, बिकॉज व्हेन आई केम टू दिस कंट्री दीज चैलेंजेस वर देयर एट दैट टाइम एज वेल। और बुरा लगता है सुनने में, टू बी ऑनेस्ट बहुत बुरा लगता है कि हम लोग अगर लड़कों को देखें पाकिस्तान में, तो उन्हें तो अपनी स्किल्स पे काम करना है, नेटवर्किंग पे काम करना है। क्योंकि आप मेरी और हमजा भाई की शक्ल देख लें, हमको इतने खूबसूरत तो है नहीं, तो इस चीज के बारे में हमें सोचना ही नहीं है। बस हमने कपड़े अच्छे पहनने हैं और काम अच्छा करना है, और जिसको लोग कहते हैं रगड़ा खाना है, और ऊपर ग्रो कर जाना। लेकिन खवातीन को कितने और चैलेंजेस हैं, जिसमें मैटरनिटी की लीव से लेके अपने स्किल्स को जस्टिफाई करने तक समझ में आता है कि ये चैलेंजेस हैं। आप एक डेवलप्ड प्रोफेशनल हैं, और आपके, जिस तरह हमजा ने बताया मुझे, कि 3 बेटियां हैं माशाल्लाह आपकी, और आपने अपने कैरियर को भी साथ आप लेके चली हैं। आपके ख्याल से इन चैलेंजेस को, एक्सपर्ट ओपिनियन में, एक न्यू कमर जो एक लड़की अभी अपना मास्टर्स या बैचलर्स करके कॉर्पोरेट में एंटर होने लगी है, वो इसको कैसे मैनेज करे? टॉप 3 एडवाइसेस यू विल गिव to a young professional, female professional in Pakistan, to overcome all these challenges women are facing in Pakistan? Please, over to you. जी, थैंक यू सो मच जो है वो सोल्यूशन ओरिएंटेशन जो है वो की तरफ इशारा करने का, बिकॉज ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो प्रॉब्लम्स की बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन सोल्यूशंस की बात भी जो है वो साथ ही होनी चाहिए। बिकॉज सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का पहला जो है वो स्टेज होता है। उसके बाद जो है वो दूसरा स्टेज ये होता है कि हम उसके बारे में ब्रेनस्टॉर्म करें, कुछ एक्शन प्लानिंग करें कि ये हो कैसे सकता है बेहतर। सो एज एन इंडिविजुअल और एज अ फीमेल और एज अ वुमेन, मैं ये सारी बातें खुद भी सोचती हूँ। और देखिए, हम जो है वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने अपने आप को समझ सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि जहाँ पर हम काम करना चाहते हैं, वहाँ जाने से पहले हम अपने खुद पे ज़रा इवेलुएट करें कि हम हैं कौन।
हम अपने आप को थोड़ा पहचानें, अपने आप को स्टडी करें, अंडरस्टैंड करें कि क्या मेरे लिए सिर्फ नौकरी करना जो है वो मकसद है, या मैं एक रास्ते पे चलना चाहती हूँ, राइट। सो ये दो बड़े जो है ना वो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, और जब आप इन सवालों का जवाब देते वक्त अपनी जो है वो अपनी स्टडी करते हैं, तो फिर आपको जो है वो ऑब्वियसली अपने अपने आप को समझने में हेल्प होगी कि सिर्फ नौकरी करना जो है वो आपका मकसद पूरा करता है, तो फिर तो आप कहीं भी चले जाएं। लेकिन जब आप ओवरऑल एक डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब आप एक करियर की बात करते हैं, एक ग्रोथ ओरिएंटेड जो है वो उस जर्नी की बात करते हैं, तो फिर आपको जो है वो अपने आप को जो है वो उस के लिए तैयार करना पड़ता है, और उस तैयार करने के लिए आपको जो है वो अपने आप को जो है वो डिग्री एक चीज है, फिर उसके बाद स्किल्स एक चीज है, फिर उसके बाद स्किल्स की जब हम बात करते हैं, वो तो आज आज का बच्चा जो आज का जवान है वो बहुत होशियार हो चुका है, जो अच्छी बात है, लेकिन गैप अभी भी जरूर है। दे वी आर वे बिहाइंड टू दैट आइडियल सिचुएशन, कि हमें समझना है कि हम अपने आप को जो है वो उस मार्केट के लिए तैयार कैसे करें, जहां पर आज भी बच्चों को जब हम इंटरव्यूज करते हैं एज एन एच प्रोफेशनल, तो बच्चों को नहीं पता कि ये जॉब हमसे चाहती क्या है। ये जॉब हमसे, वो मार्केटिंग के लिए जो है वो इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, लेकिन उनको अपने आप को प्रेजेंट ही करना नहीं आता, अपने आप को प्रोजेक्ट ही करना नहीं आता, और उन्होंने डिग्रियों में फर्स्ट डिवीजन ली होती है, उन्होंने टॉप किया हुआ होता है, उन्होंने जो है वो हाई अचीवर्स होते हैं मार्क्स में, स्कोर्स में, सीजीपीएस में, लेकिन जब वो आके अपने आप को प्रेजेंट करने लगते हैं, उनको अपने आप को बताना ही नहीं आता। सो अपने आप को प्रोजेक्ट करना आना चाहिए, अपने आप को जब आप एक सेल्फ कन्विक्शन के साथ जो है वो किसी के आगे प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो आपका जॉब इंटरव्यू हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो, तो अगले को भी आपकी बात समझ आती है। तो ये सेल्फ कन्विक्शन जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। हमारे इदारे जो हैं वो अपने बच्चों की, या हमारे एजुकेशन सिस्टम है जो ऐसे बच्चों की हमारी तरबियत करते ही नहीं है, जहाँ पर वो अपने आप पर यकीन रखें कि वो हैं कौन और वो चाहते क्या हैं। तो जहां तक बात की हमने करियर डेवलपमेंट की, तो उसमें एक नेटवर्किंग की स्किल है जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि सिर्फ लिंक्डइन पे कनेक्शंस भेजना जो है वो नेटवर्किंग नहीं कहलाती है, जो कि मैं मतलब आइडेंटिफाई करना चाहूँगी कि नेटवर्किंग का मतलब जो है वो इट्स अ वेरी मतलब वास्ट थिंग। जब जहाँ पर आप कोई भी प्रोसेस, जहां पर आपको लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिले, अगले की बात समझने का मौका मिले, अगले को सुनने का मौका मिले, आप उसको हाथ से ना जाने दें, चाहे वो आपके जो है वो यूनिवर्सिटी का कोई फोरम है, आपकी कोई रिक्रूटमेंट ड्राइव है, या फिर कोई भी इंटरव्यू कॉल है। इंटरव्यू कॉल भी एक नेटवर्किंग का बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो अपॉर्चुनिटी है। बेशक आपने उस जॉब के लिए नहीं अपॉइंट होना, या फिर आपने उस जॉब में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, या आप उस कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि जब आपको कोई इंटरव्यू की कॉल आए तो आप उसके लिए जरूर अपियर हों। होता ये है कि ये शायद ही कोई इस तरह से समझे, होता ये कि जब आप किसी के लिए कॉल पे जाते हैं और इंटरव्यू के लिए अपियर होते हैं, तो आप और जो इंटरव्यूअर है वो तो मिलते ही हैं। आप जब उस कंपनी में जाते हैं, आप वहां का माहौल देखते हैं, आप उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस समझते हैं, आप उनके रोल और बिजनेस को समझते हैं। फिर आप देखते हैं कि अच्छा, फलाने ने मेरी इस जगह के लिए इंटरव्यू लिया था, तो वो ये काम करता है, उसका कंपनी में ये रोल है। फिर आप उसको समझते हैं, और फिर आप लिंक्डइन पे जो है वो रिक्वेस्ट भेज देते हैं, और आपको उससे हेलो हाय रखते हैं, या फिर आप उसके लिए लाइक्स करते हैं, फॉलो करते हैं, ये वो सब। ये एक पूरा जो है वो नेटवर्किंग का एक प्रोसेस है। फिर कल को कब जब अपॉर्चुनिटी आती है, तो फिर आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए अपने आप को रिकॉल कराते वक्त कि मैं आपसे फला वक्त में मिला था, आपको याद है हमारी बातचीत हुई थी उस रोल के लिए, आई थॉट दैट वाज नॉट द राइट टाइम टू टू क्लोज द डील, लेकिन अब हम जो है वो बात कर सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है अब मैं तैयार हूँ, एंड दैट इज द अपॉर्चुनिटी आई एम लुकिंग फॉर एंड ऑल। सो नेटवर्किंग जो है वो बहुत सेल्फ कन्विक्शन मांगती है, कॉन्फिडेंस मांगती है, और जो है वो इनिशिएटिव मांगती है, जो कि हमारे लोग नहीं लेते। ठीक है, तो ये राइट। बहुत जरूरी है। फिर आपको, जैसे मैंने बात की कि जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं, और क्या कहते हैं, अपनी नेटवर्किंग की स्किल के साथ साथ अपने जो जिस कंपनी में जा रहे हैं वहां के बिजनेस को भी समझें। बिजनेस एक्यूमेंट का अच्छा होना, बिजनेस के मामलात का पता होना, कंपनी ही की नहीं बल्कि मुल्क की भी इकोनॉमिक्स का समझना बहुत जरूरी है, कि आपके मुल्क में उस बिजनेस का इस वक्त क्या स्कोप है, वो बिजनेस कितना स्टेबल है, उसके क्या, बल्कि कुछ बच्चे करते हैं, मैंने देखा, मैंने तैयारी भी अच्छी कर कर आते हैं, लेकिन ये एक आम स्किल होनी चाहिए। इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स कि जब कोई इंटरव्यू के लिए तैयार होकर आता है तो उसको ये सारी चीजें पता हो। मैंने अक्सर इंटरव्यू लेते हुए जो है वो, जब मैं सवाल करती हूँ कि डू यू नो अबाउट अस, हमारी कंपनी का पता है आपको, तो
वो कहते हैं जी जी रिसर्च की थी, थोड़ा बहुत पता चला, या फिर नहीं टाइम नहीं मिला आपके बारे में पढ़ने का। तो इससे साफ तौर पर जो है वो नजर आता है कि जो कैंडिडेट है वो कितना तैयार होकर आया है इस रोल को हासिल करने के लिए। सो ये सारी चीजें हैं। और जहां तक हमने बात की माहौल को जो है वो समझने की, खास करके फीमेल्स इन टर्म्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू अ फीमेल, हम जैसा कि मैंने बताया माहौल को नहीं बदल सकते, हम अपने आप को जो है वो क्या कहते हैं तैयार कर सकते हैं। और उस तैयारी के लिए जो है वो अपने आप को जैसे कि मैंने ये 2-3 चीज़ें बताई हैं कि आप अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाएं, अपने आप को पहचानें, बिजनेस को समझें, माहौल को समझें और पूरी रिसर्च करके जो है वो किसी रोल को ऑप्ट करें। और उस रिसर्च का हिस्सा ये भी होना चाहिए कि आप उस कंपनी में फॉर्मर एम्प्लॉयज़ का भी इंटरव्यू लें, वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनसे भी बात करने का मौका ना खोएं, और वहाँ की लीडरशिप को अंडरस्टैंड करें कि वो कौन लोग हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है और उनकी जो है वो रेपुटेशन कैसी है। सो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको लीड कर सकती हैं कि आप अपने लिए एक सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट जो है वो ऑब्टेन कर सकें और आप वहाँ पे तसल्ली के साथ जो है एज अ फीमेल काम शुरू कर सकें। ब्यूटीफुल। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने बहुत खूबसूरती से इसको समराइज किया, और इसमें सबसे खूबसूरत बात ये थी कि इसके अंदर आपके बच्चों की हमें पीछे से आवाज आई, जो कि इतनी अच्छी लगी मुझे, बिकॉज दिस इज एक्चुअली द ट्रू मीनिंग ऑफ इंक्लूजन, डाइवर्सिटी एंड इक्विटी। वी हैव टू नॉर्मलाइज दीज थिंग्स कि यार बच्चे हैं, मैं मीटिंग में हूं, वो बोल देंगे, इट्स ओके। जो सुन रहा है मीटिंग वो भी इसको नॉर्मल रखे, और जो बेचारा बंदा प्रेजेंट कर रहा है अपनी बात को, उसको भी इस चीज का प्रेशर नहीं होना चाहिए कि यार मेरे से ये अपॉर्चुनिटी निकल जानी है अगर पीछे से मेरा बच्चा। बच्चे हैं, ये जनरेशन है आपकी आगे। और ये इतनी मुझे अच्छी लगी पूरी गुफ्तगू में, सबसे ज्यादा मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई। लेकिन आप इमेजिन करें जिस तरह आपने इसको समराइज किया ना, देयर इज नो अदर वे, नो दाई सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, हर चैप्टर को आपने खोल के बता दिया। हमजा बिल्कुल भाई के ऐसे ही। पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और वो डेफिनेटली उसको लेके चलना चाहेंगे। जी हमजा भाई, व्हाट्स योर अच्छा, नेक्स्ट बिग क्वेश्चन? नेक्स्ट मेरा ख्याल है अब हम करते ही हैं कि नेक्स्ट बिग क्वेश्चन की जगह हम एक एक होता है टिपिकल रैपिड फायर। सो हम मैं ये नहीं चाहूंगा कि हम इसको रैपिड फायर की टोटली नजर कर दें अपने इस, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, मदिया के रिस्पॉन्सेज उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और हम करेंगे ये कि हम इसको क्विक रिस्पॉन्सेज, रिलेटिवली क्विक रिस्पॉन्सेज का एक बनाते हैं। सो मदिया, मेरे एक की बजाय दो क्वेश्चंस जो कि आपस में बहुत रिलेटेड हैं, और आप उन दोनों का यू कैन जस्ट रिस्पॉन्ड टू देम इन वन गो। सिचुएशन मैं बनाऊंगा और आपने बताना है कि हाँ कि कैंडिडेट को क्या करना चाहिए। सो आप मुझे पहले पहला पहला क्वेश्चन ये है कि क्या रिक्रूटर एक रेलेवेंट जॉब के बाद उस पर अप्लाई करके रिक्रूटर के नाक में दम कर देना चाहिए इन मेल में जाके, और उसका जिसे कहते हैं ना बुखार बन जाना चाहिए? पहला सवाल। और दूसरा सवाल जो इससे भी पहले आता है, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो क्या आपको ओपन टू वर्क करना चाहिए, मेंशन करना चाहिए, उसका फिल्टर लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए? तो मैं कौन से जो है वो हिस्से का पहले जवाब दूं? लेट मी डिसाइड। मेरे ख्याल से हम जो है वो फॉलोअप की बात कर लेते हैं। मेरा ख्याल है जब आपको जो है वो एक सर्टन टाइम जो है वो जब आप इंटरव्यू के दौरान बातचीत कर रहे होते हैं, तब आप खुद ही पूछ लेते हैं कि जी क्या मैं इसका फॉलोअप कितने अरसे बात कर सकता हूँ आपसे। जब आपका इंटरव्यू जो है वो क्लोजिंग के मरहले पर होता है, तो अब जब आप ये पूछते हैं, मतलब एम्प्लॉयर पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो आप उससे उसी वक्त जो है ना ये पूछ लीजिए कि समय क्या इसका क्लोजअप कितनी देर में हो जाएगा, या फिर ये इसके मैं फॉलोअप आपसे कब कर सकता हूँ, व्हेन आर यू एक्सपेक्टिंग दिस जॉब टू बी क्लोज्ड। तो जो है वो उससे आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आपकी, बल्कि आपका इंतजार भी बल्कि आसान हो जाएगा कि आप, अगर उसने 2-3 हफ्ते की बात की है या उसने 1 महीने की बात की है या विद इन दिस मंथ की बात की है, तो फिर आपको उससे पहले फॉलोअप नहीं करना चाहिए। हाँ, जब आपका ये तमाम अरसा जो है वो खत्म हो जाए, फिर आप जो है वो एक छोटी सी कर्टियस प्रोफेशनल ईमेल जो है वो लिख सकते हैं और जो है वो अपना जो है वो जवाब मांग सकते हैं। जहां तक बात है ओपन टू वर्क की, आई वुड पर्सनली नॉट रिकमेंड और सजेस्ट एनीवन टू पुट दैट ओपन टू वर्क, बिकॉज आपके प्रोफेशनल नेटवर्क में जो है वो अपने भी कंपनी के लोग मौजूद होते हैं, और आपके अपने सर्कल के आपके हो सकता है आपका बॉस भी आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे मौजूद हो, एडेड हो। तो वो जो है वो आप उसको क्यों ही तासुर देना चाहेंगे कि आप यू आर एक्टिवली लुकिंग आउट, और जो है वो यू आर अवेलेबल और ओपन टू वर्क फॉर अपॉर्चुनिटीज। सो आई वोंट सजेस्ट दैट। ग्रेट, थैंक यू। अच्छा, अब मेरी बारी हाँ। क्वेश्चन पूछने की।
एह, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था आपका हमजा भाई। पैंट कोट पहन के जाना चाहिए कि अपना नॉर्मल बिजनेस कैजुअल में भी इंटरव्यू लिया जा सकता है? वेरी जरूरी तो नहीं इंपॉर्टेंट, है कि वलीमे वाला सूट निकालना पड़े। वेरी इंटरेस्टिंग। सर बहुत शुक्रिया भाई ये का सवाल या करने अपना के लिए। बड़े दिल के करीब सवाल था ये। क्योंकि वेल, टू बी ऑनेस्ट, जो है वो मैं एज अ प्रोफेशनल देखूं तो अगर मेरे पास कोई अपने वलीमे का सूट पहन कर आएगा तो मैं खुद भी उसको जो है वो ऑकवर्ड नजरों से देखूंगी कि इसकी क्या जरूरत थी। तो इसका जो है वो ऑन अ सीरियस नोट यही रिस्पॉन्स मैं देना चाहूंगी कि आप जो है वो जिस बिजनेस कैजुअल अटायर में आए, और बट इट शुड नॉट बी वेरी कैजुअल। आप जो है वो इट शुड लुक प्रोफेशनल, इट शुड लुक जो है वो एक क्या कहना चाहिए, एक डिटर्मिन्ड लुक आनी चाहिए आपकी। और अटायर आपका जो है वो उसके कलर्स ऐसे होने चाहिए, आपके जूते ऐसे होने चाहिए कि वो एक सोबर प्रोफेशनल लुक जो है वो दें। एज अ मेल मैं बात करूंगी, और एज अ फीमेल भी यही कहूंगी कि जब आप अपने प्रोफेशनल इंटरव्यू के लिए कोई भी अपीयरेंस दें तो आपको जो है वो मिनिमल अप्रोच के साथ जो है वो फीमेल्स को जाना चाहिए। नॉट टू मच मेकअप एंड ज्वेलरी ऑन, और उससे ये भी जाहिर नहीं होना चाहिए कि फीमेल्स के वो बस इतने नाजो नौम वाली खातून आई हैं कि जी वो अपने आप को ही बहुत ज्यादा तवज्जो देती हैं। तो जब आप एज अ फीमेल बहुत ओवरडू हो जाते हैं तो फिर उससे ये मैसेज मिलता है कि शी इज वेरी सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड, और अपने आप को बहुत ज्यादा जो है वो तवज्जो देने वाली खातून नहीं है, जो कि एक अच्छा इंप्रेशन नहीं है। जबकि एक एक जो है वो एज अ मेल जब आप एक अच्छी ड्रेसिंग में जाते हैं तो आपको अपने कलर्स का, अपने जूतों का खासकर जो है वो ख्याल रखना चाहिए, अपने जो है वो कॉर्पोरेट कलर्स का एहतमाम करना चाहिए, एंड यू शुड जस्ट बी योरसेल्फ। अच्छा मदिया, मेरा क्वेश्चन ये है कि रेज्यूमो पे पिक्चर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आजकल बड़ा कुछ चल रहा है, इधर यहाँ पर भी चल रहा है एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे, ये वो लटरम पटरम। सो कुछ लोग कहते हैं कि रेज्यूमे शुड बी विदाउट पिक्चर, कुछ लोग कहते हैं नहीं। सो विद पिक्चर और विदाउट पिक्चर? वेल, आई गो फॉर अ रिज्यूमे दैट इज विद पिक्चर, बिकॉज मुझे उससे जो ओह है वो ओके। उसकी जो पूरी वाइब है वो जो है ना वो बड़ी जरा जो है ना वाजे हो जाती है। अगर जो है वो प्रोफाइल यानी रिज्यूमे जो है वो पिक्चर के साथ नहीं है तो मुझे जो है वो ये हासिल करनी पड़ेगी कि मुझे लिंक्डइन पे जाके उस बंदे को देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि ये बंदा कौन है आखिर, राइट? सो इट इट वुड इंक्रीज माई हासिल। सो बेहतर यही है कि आप जो है वो रिज्यूमे पिक्चर के साथ लगाएं, सो इट बेटर gain the attention of the recruiter. देखना थैंक यू। क्यों जरूरी है? शक्ल में क्या रखा है? अकल की बात हो ना, काम करना है मैंने, तो देखना क्यों जरूरी है? अब मैं हो सकता है पिक्चर, मेरी पिक्चर ब्यूटी ना हो लेकिन वैसे देख के लोग डैजल्ड अप हो जाए, तो तस्वीर में क्या काम रखें? देख के, काम देख के डैजल हो जाए। वेल, देखिए ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी से मुलाकात करते हैं तो पिक्चर आपकी आधी मुलाकात जो है वो करवा देती है किसी इंसान से, बाकी तासुर जो है वो आपने इंटरव्यू के लिए के दौरान जो है वो जमाना होता है। लेकिन पिक्चर डज नॉट मीन कि वो मैटर करता है कि वो लुक्स में कैसा है, पिक्चर मीन्स कि वो बंदा कौन है, क्या उसकी एज क्या है, मतलब वो किस पर्सनैलिटी का मालिक है, और विच रियली काउंट्स, पर्सनैलिटी रियली काउंट्स फॉर द काइंड ऑफ रोल दैट पर्सन इज बीइंग इवेलुएटेड फॉर। तो हम उस पर्सनैलिटी का अंदाजा जो है वो उस तस्वीर से जो है वो कभी कर सकते हैं। हो सकता है वो मार्केटिंग की पोजीशन हो और बंदे ने अपनी पोजीशन इंतहाई, मतलब तस्वीर इंतहाई जो है वो अनस्थेटिकली खींच के लगाई हो, तो इससे उसकी आपको ना मार्केटिंग स्किल्स का या अपने आप को प्रोजेक्शन का जो है वो अंदाजा हो जाएगा कि अब अच्छा खासा मार्केटिंग एक्सपोजर रखने वाला बंदा भी अगर अपनी अच्छी ढंग की पिक्चर ना लगा सके रिज्यूमे पे तो इसका मतलब है कि ही इज आउट। थैंक यू वेरी मच और मैं मदिया। तो जी जी, रिज्यूमे पे एक दो और, मेरे स्टूडेंट्स बहुत पूछते हैं, मुझे नहीं पता पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट का तो माजरत है। ये जरूर कैनवा जरूर। के ऊपर बड़ी इरशाद। बड़ी फैंसी, इरशाद, ये जो कैनवा पे तस्वीर तुमने लगाई है और कैनवा पे सिर्फ सीवी बनाई है, अब इरशाद में कहाँ से शेर बनाऊं 1 मिनट में? ठीक है ना, अब मैं एक बादशाह थोड़ी ना हो, तो एनीवेज मैं पूछना चाह शायर, रहा था कि जो शायर कैनवा होता है के ऊपर, इरशाद वाला। हाँ वही ना, वो भी शायरी बने हुए रैप। जो कैनवा, जो है ना, कैनवा के ऊपर बड़े अमेजिंग किस्म के टूल्स और रिज्यूमे फॉर्मेट्स हैं। तो ठीक है, जिस तरह मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसको बड़ा फैंसी अप कर सकते हैं। जरूरत है, या प्लेन ब्लैक एंड व्हाइट इज स्टिल द ओल्ड गोल्ड? गुड क्वेश्चन। वेल, आई वुड से कि इसका ताल्लुक जो है वो एस्थेटिक से है। आई वुड से कि आप उसको बहुत ही कलरफुल और बहुत ही जैसे कहते हैं ना विमेन टच की जो हम बात कर रहे थे वो वैसा बनाए, मतलब इट शुड गिव द प्रोफेशनल टच।
और it should just represent you. A CV is your reflection on the paper. So जो आपका काम है on the paper, it should be very simple, very crisp, very comprehensive. चाहे वो Canva पे बनी हो या किसी और tool पे, there is no harm in using these tools because ये हमारी ही convenience के लिए बनाए गए हैं. और अगर कोई बल्कि ये inefficiency है कि अगर आप इन tools के होते हुए भी जो है वो खुद मैनुअली टाइप कर रहे हो और उस पर अपनी मेहनत लगा रहे हो. सो आज का दौर तो वैसे भी एआई और इन जदीद चीज़ों का है, तो आई थिंक देर इज़ नो हार्म, और बल्कि देर इज़ नो शुड बी नो ऑब्जेक्शन कि अगर किसी ने जो है वो अपना इन प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो सीवी बनाया हुआ है, चाहे वो कैनवा है, चैट जीपीटी एंड ऑल, बट सीवी शुड रिफ्लेक्ट यू. इट शुड नॉट बी मोर देन 2 पेजेस. ठीक है, इट शुड बी ये कहना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिवली डिजाइन स्ट्रक्चर विदाउट नो, मतलब कोई फूल बूटे या फिर कुछ कलरफुल इधर उधर ये वो फॉन्ट्स, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता. रिक्रूटर जो है वो सिर्फ आप काम देखना चाहता है और उस काम को जो वो देखना चाहता है कि वो सीवी पे किस तरह ट्रांसलेटेड है. अहमद भाई, आपके सीवी के सवाल मुकम्मल हो गए हैं? नहीं, बड़े सवाल तो बड़े हैं लेकिन उन्होंने जवाब में सब कुछ ही कवर कर लिया है. चलो, गुड हो गया. आप अपना मेरा ख्याल है कि नहीं मोहतरम. मेरा ख्याल है कि काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग हमारा सेशन गया है, और ख़ासतौर पे जो टुवर्ड्स द एंड हमारा स्लाइटली रैपिड फायर सेशन है, उसमें भी बड़ा कुछ मेरे ख्याल से हमारी ऑडियंस को समझने को मिलेगा. एक बड़ा आई वुड से कुछ चीज़ों में बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी मेरे लिए, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें मुझे सुनने को मिली आज. बट कमिंग फ्रॉम ए HR प्रोफेशनल हरसेल्फ, आई वुड डेफिनेटली टेक नोट एंड आई होप आवर ऑडियंस विल डू द सेम. सो ऑन दिस नोट, Madhya, once again, thank you very much. It was an amazing session, very enlightening, and I hope the same for our audience. Once again, अपना टाइम कीमती वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया. और अहमद की तरफ मैं जाऊंगा कि वो भी हमारे कोई एंडिंग नोट्स जो आज के सेशन के वो दें, फिर हम आपको अल्लाह हाफिज करें. जी जी, बहुत शुक्रिया. मैं भी यही कहना चाहूंगा कि आपने एक तो अपना कीमती टाइम निकाला और उसमें से आपने जो वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए, होपफुली वो सबको काम आएंगी. मुझे जो समझ में आई है इस कन्वर्सेशन से वो कुछ इस तरह है, और मे बी और डेफिनेटली उसके बाद आप करेक्ट कर सकती हैं या ऐड करना चाहें तो फॉर श्योर कीजिएगा. मुश्किलात हैं खवातीन के लिए, थोड़ी सी ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर. मैक्रो एनवायरनमेंट को चेंज करना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और खुद को चेंज करना एक टाइम एंडोरिंग प्रोसेस है. खुद पे मेहनत करें. सबसे पहले समझें आपको क्या अच्छा लगता है. सबसे पहले कोशिश करें कि आप खुद को समझ पाएं यूनिवर्सिटी टाइम के अंदर ही, अपनी पढ़ाई में ही, कि आपको करना क्या है. फिर उस काम को कॉर्पोरेट में कौन सी कंपनीज में वो जगह है उस चीज की, या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, और वो कितना आपकी पर्सनालिटी के साथ वो कंपनीज करती हैं अलाइन, उसको देखें. और अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप करें जो इन सब चीज़ों को साइड पे कर देता है, जो इस सब नॉइज को सेटल डाउन करता है. वो आपका स्किल होता है, वो आपका कॉन्फिडेंस होता है, वो आपका सेल्फ पोर्ट्रेट और सेल्फ इंक्लाइनमेंट होता है. अगर आप खुद पे ही यकीन नहीं रखते तो फिर बहुत मुश्किल है. जैसे कि एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है कि खुद ही को कर बुलंद इतना. तो खुद ही का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर सबका सब सेल्फ एनलाइटमेंट है. तो खुद ही को कर बुलंद अपना जो एक कॉन्सेप्ट हम लोग अपने किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, वो ये है कि यू शुड बी इन दैट पोजीशन कि आपका रिज्यूमे पे मेहनत हुई हो, आपकी 4 साल की एजुकेशन में आपकी एक्टिविटीज हो, आपका नेटवर्क हो. जब आप मार्केट में जाएं तो ये सब चीजों की जो नॉइज है ये आपके लिए खत्म हो जाए, और आप इतनी क्लैरिटी रखते हो कि किसी भी तरह का डिप्रेशन और रैंट, क्योंकि मैंने देखा है लोग रोने लग जाते हैं कि भाई ये है वो है. लेकिन कॉर्पोरेट में भी ऐसे ही होता है. द मोमेंट यू स्टेप इन योर फर्स्ट जॉब, आपको रियलाइज होगा कि एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट. वहां पे भी रिसोर्सेज की कमी है, रिसोर्सेज की शेयरिंग का इशू है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियर नहीं है, प्रमोशन टाइम पे नहीं मिल रहा. उन सब चीजों को मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट करना ही कॉर्पोरेट में होता है. वही आपको उसमें घुसने से पहले करना है. तो बिलीव इन योर सेल्फ, वर्क. और फिर वही है जो मैं हमेशा कहता हूँ, भाई अकीदा स्ट्रांग होना चाहिए. बीइंग अ मुस्लिम, जो आपके लिए बेहतर है वो होगा. जैसे उन्होंने भी फरमाया, जो अल्लाह की मर्जी है, नाउमीदी जो है वो नहीं करनी. लेकिन बगैर मेहनत और काम के इसी तरह उठ के चले जाना कि जो बेहतर होगा वो मिल जाएगा, फिर वही मिलेगा. जो अगर आप ये कहते हैं कि जो होगा देखी जाएगी, ठीक है, तो फिर जो होगा फिर वो देखा नहीं जाएगा आपसे. जो मैं कहता हूँ, ठीक है. Over to you, Madhya, for some final thoughts and closing this podcast episode with us.
वेल, थैंक यू सो मच गाइस। बहुत बहुत मज़ा आया सबसे पहले तो इस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनने का, ये डिस्कशन करने का। इट रियली मतलब इंजॉय किया मैंने बहुत ज़्यादा। ये पहली दफ़ा था मेरा एक्सपीरियंस, सो आई रियली एंजॉयड इट थॉरली। जहाँ तक बात की अहमद आपने जो है वो सेल्फ एनलाइटमेंट की, तो ये मैं समझती हूँ कि एक सेल्फ, अभी तो एनलाइटमेंट होना एक बहुत, ये जैसे कहते हैं ना खुदी से मार्फत, ये बहुत बड़ा जो है वो एक स्पिरिचुअल टॉपिक है। और ये चलिए हम अब जो कि हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में, तो ये जो सेल्फ एनलाइटमेंट का जो पर्सपेक्टिव है, ये आपके लिंक करता है आपकी प्रोफेशनल वेलबींग से भी। एज एन प्रोफेशनल आप ये सिर्फ ये ही यहाँ पे ही एनलाइटमेंट जरूरत नहीं है कि आपको किस प्रोफेशन में जाना है तो आप सिर्फ अपने आप को पहचाने। जब आप वो काम भी कर रहे हैं, जब और वो काम आप कैसे कर रहे हैं, आप किन लोगों से वास्ता रख रहे हैं और उन लोगों से कैसे डील कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, ये उस मरहले के लिए भी बहुत ज़रूरी है, उस जर्नी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और जो है वो सेल्फ एनलाइटनमेंट से जो है वो साइकोलॉजी भी बहुत रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी बहुत जो है वो कनेक्टेड है। कि जिन लोगों को अपना पता होता है या जो वो खुद को जब पहचानते हैं, तो फिर वो दूसरे लोगों की भी वेलबींग पर और उनकी डेवलपमेंट पर उसी बहुत कीनली काम करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा जो है ना कोर इस चीज़ से जुड़ा है कि वो अपने लोगों की जो है ना वेलबींग पे, उनके एनलाइटमेंट पे, उनकी डेवलपमेंट पे जो है वो काम करे। सो मैं इसको एचआर से पे लिंक करना चाहूँगी। सेल्फ एनलाइटमेंट जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं है बल्कि खूबसूरत चीज़ भी है कि आपके वो प्रोफेशनल जर्नी के लिए भी बहुत बहुत जो है वो काम आता है। और जहाँ पे हम बात करते हैं अपने आप को एम्ब्रेस करने की, आपको आज सीखना चाहिए अच्छी ऐसी स्किल्स, ऐसी सर्टिफिकेशंस जो कि आपको ना सिर्फ प्रोफेशनल करियर में जो है वो आगे बढ़ने को जो है वो मौका दें, बल्कि हम सिर्फ चूंकि प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, हमें अपनी उन चीज़ों पे भी काम करना चाहिए जो कि हमारी ओवरऑल वेलबींग पे और ओवरऑल एनलाइटमेंट पे काम करे। जैसे अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे लोगों से मिलना जुलना, उठना बैठना, लिटरेचर पढ़ना, ठीक है, और हिस्ट्री पढ़ना, और जो है वो बायोग्राफीज पढ़ना, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ना। ये सब चीज़ें जो है वो आपको लोगों को समझने के लिए, उनसे बेहतर इंटरैक्ट करने के लिए और दुनिया को अच्छा समझने के लिए और उनसे उसके साथ अच्छा बरतने के लिए जो है ना बहुत ज़रूरी है। सो मैं सिर्फ प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट से हट के भी बात करूंगी कि आप जो है वो अपने आप को प्रोफेशनल करियर या फिर अपने आप को सिर्फ एक एचआर प्रोफेशनल या फाइनेंस प्रोफेशनल की नज़र से भी हट के देखें कि आप मतलब मैं मदिहा आलम जो है वो एक एचआर के अलावा और क्या हूँ, हमजा आप इसके अलावा और क्या है एक मार्केटर के अलावा, और हम अहमद आप अपने करियर के अलावा क्या खुद शनासी है, क्या पहचान है। मतलब यकीनन अल्लाह ताला ने हमें जो है वो सिर्फ एचआर फाइनेंस और मार्केटिंग के लिए तो नहीं पैदा किया। हमारा जो मकसद है वो बेशक। मकसद हयात वो कुछ और भी है। तो हमें उन रोल्स को भी समझना है और उस रोल के लिए जो है वो सेल्फ एनलाइटमेंट जो है वो बड़ा कोर सब्जेक्ट है। तो आप उसको भी खोजने की कोशिश करें, उसको भी समझें और डीप कॉन्वर्सेशंस करें, डीप लोगों की बातें सुने, लिटरेचर में घुसें। सो ये सब बहुत ज़रूरी है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल यंग जनरेशन जो ये सुन रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म की ऑडियंस हैं कि वो जो है वो इन तमाम चीज़ों पे ज़रूर काम करें। अदर देन देयर प्रोफेशनल करियर्स, वो उनका अपना भी एक ज़ाती प्रोफाइल होना चाहिए, अपनी भी खुद शनासी होनी चाहिए, अपने खुद का भी करियर, एक खुद का भी सफ़र होना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू जी, मैं बहुत शुक्रिया। इस पॉडकास्ट की एपिसोड को इस तरह क्लोज करूंगा कि मेरा खुद शनासी का जो मकसद मुझे मिला था वो ये है कि मैं अपनी बेगम और बच्चों की खिदमत पैदा करने के लिए पैदा हुआ हूँ। वो मुझे आवाज मार रही है, मुझे अब जाना होगा। तो इसी के साथ मुझे हल्की सी आवाज आई है, नॉइस कैंसिलेशन के मैं अलावा व्हाट्सएप आवाज देख आ ही नहीं रही रहा। मैं व्हाट्सएप देख ही नहीं रहा। है। देखिए मैंने एक अच्छे मेरे मतलब बच्चे नॉइस मामा मामा कैंसिलेशन। कर रहे हैं बाहर से। तो मैं ये तो कह रहा हूँ कि एंडिंग हमें थोड़ी सी कम करनी, जल्दी करनी थी हमने। ठीक है, खैर अब इसको निकाल देंगे इसी के हम साथ से। यार इजाजत दें। फ्लो की बात आई ना, तो मैंने कहा क्लोजिंग जो है वो एनलाइटमेंट वाले सब्जेक्ट बड़ा अच्छा हाँ, मजेदार है, तो मैंने कहा चलो उसको उस तरह से क्लोज बहुत करते हैं। अच्छा लेकिन लगा। लेकिन जो है वो आई थिंक इट वाज इम्पोर्टेंट, तो अच्छा है शामिल हो गई तो। एक 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 मिनट सिर्फ इतना। इसी के साथ हम लोगों को दें इजाजत। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हम हमेशा भूल जाते हैं कहना और आप लोग करना। और अपने कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि और किस तरह के टॉपिक्स के ऊपर आप बात करना चाहेंगे क्या सुनना और चाहेंगे, किस बिल्कुल। तरह के ताकि हम उस तरह के गेस्ट को लेकर आए और उन टॉपिक्स के ऊपर आपको रियलिस्टिक
जो हम कहते हैं एक रियलिटी चेक और रियलिस्टिक ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज फ्रॉम हमारी एनक। ओके जी, अल्लाह हाफिज।